हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है अभिप्रेरणा के सिद्धांत। जैसा कि हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है, हमने इसके प्रकार पढ़े, है ना, सभी बातें पढ़ी, इसकी डेफिनेशन पढ़ी। अब आज हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत। ठीक है, तो पहला जो सिद्धांत है वो था मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का पहला सिद्धांत क्या है? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का मतलब यहाँ मोटिवेशन से है, ठीक है ना, जो अपना कंटिन्यू चैप्टर में चला आ रहा है। ठीक है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत में सबसे पहला है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मैकडूगल ने किया। प्राणी मूल प्रवृत्तियों के कारण परिवर्तनशील दिखाई पड़ते हैं, है ना, मूल प्रवृत्तियों के कारण परिवर्तनशील होते हैं। इन्होंने मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताई। कितनी बताई? मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताई। ठीक है, किसने दिया था मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत? मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्ति की संख्या कितनी है? 14। और मूल प्रवृत्ति के कारण जो व्यक्ति है वो परिवर्तनशील दिखाई पड़ता है। ठीक है, दूसरा इसमें सिद्धांत था मेस्लो का। मूल प्रवृत्ति से क्या मतलब हुआ बच्चों? मैं आपको शब्द बोल रही हूँ बार बार, मूल प्रवृत्तियाँ। तो क्या होती है मूल प्रवृत्तियाँ? मान्य जो मानव होता है उसकी प्राणी की सामान्य आवश्यकताएं, जरूरी चीज़ें, है ना, जरूरी आवश्यकताएं, जरूरी कार्य जो उसके बिना वो बदल नहीं सकता या उसके बिना रह नहीं सकता, वो सामान्य से उसकी सारी जरूरी आवश्यकताएं, है ना, वो जरूरी बातें सब, तो वो उसकी होती है मूल प्रवृत्ति। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये सब उसकी मूल प्रवृत्ति है। और इसके कारण वो परिवर्तनशील दिखाई देता है। वो जिसे सोचता है, जिसे करता है, जिसे बनता है, जिसे व्यवहार करता है ना, जो उसकी भूख, प्यास, निद्रा इस कैसी होती है, किस तरह के उसके विचार बनते हैं। तो इस तरह से मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई है? 14। और ये परिवर्तनशील, इसके कारण मानव परिवर्तनशील दिखाई पड़ता है। और इसका सिद्धांत दिया था मैकडूगल ने। अब आते हैं हम दूसरे सिद्धांत की ओर, मेस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। इसको आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं और वास्तविकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है मेस्लो ने? इस सिद्धांत का प्रतिपादन हर्ज़बर्ग मेस्लो ने किया। उन्होंने बताया कि व्यक्ति का अपने अंदर छिपी क्षमताओं को पहचान कर उनका ठीक प्रकार से विकास करना है। मेस्लो ने आवश्यकताओं के 5 प्रकार बताए हैं और मानवतावादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक भी मेस्लो थे। ठीक है, तो मेस्लो का जो हमने एक डायग्राम बना रखा है ऊपर, देखो आप, इसमें मेस्लो का वास्तविकरण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है? इंसान की 2 तरह की आवश्यकताएं होती है, एक तो निम्न स्तर की, एक उच्च स्तर की। ठीक है, तो निम्न स्तर की जो सबसे पहले आवश्यकता है दैहिक, यानी कि व्यक्ति अपने देह, अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूरा कर लेगा, जैसे कि भोजन, जल, वायु, है ना, ये क्या है? उसकी दैहिक आवश्यकता है। अपने शरीर को संतुष्ट रखने के लिए उसको भोजन भी चाहिए, जल भी चाहिए, वायु भी चाहिए। ठीक है, ये उसकी दैहिक आवश्यकता हुई। फिर जब उसके देह की जो भोजन की आपूर्ति पूरी हो गई, उसको संतुष्टि मिल गई अपने शरीर से, तो उसके बाद उसको क्या ज़रूरत पड़ेगी कि मैं कहाँ पे रहूँ, कहाँ सुरक्षित रह सकता हूँ, कहाँ नहीं निकाल सकता हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, शांति से रह सकता हूँ, ऐसी क्या जगह होनी चाहिए। तो उसके लिए उसको चाहिए होता है आवास, और शरीर को ढकने के लिए चाहिए होते हैं वस्त्र, खुद की रक्षा करने के लिए चाहिए होते हैं हथियार। आवास में व्यक्ति सुरक्षित है। अचानक से कोई व्यक्ति उसके घर में घुसकर उसको धावा नहीं बोल सकता, यदि अपने मकान को वो पूरी तरह से सुरक्षित करके अंदर सो रहा है, तो कोई भी उसके घर में नहीं आ सकता। वस्त्र, क्योंकि वो ढंग से रहना चाहता है, दैहिक आवश्यकता तो पूरी होगी। अब अच्छा दिखना चाहता है तो उसके लिए वो वस्त्र भी धारण करेगा, है ना, या ऊनी वस्त्र धारण करेगा सर्दी में, तो गर्मी में कॉटन के वस्त्र धारण करेगा। ठीक है ना, और जानवरों से रक्षा के लिए हथियार भी उसके पास होने चाहिए, या कोई राक्षस प्रवृत्ति के कोई व्यक्ति, उनसे बचने के लिए भी हथियार होना चाहिए। तो दूसरी आवश्यकता आती है सुरक्षा की आवश्यकता, जिसमें होते हैं आवास, वस्त्र, हथियार। ठीक है, तो पहली आवश्यकता तो क्या थी? दैहिक आवश्यकता,
दूसरी आवश्यकता क्या है? सुरक्षा की आवश्यकता। ठीक है, तो ये जो दोनों सामान्य सी आवश्यकताएं हैं, इनको कहते हैं व्यक्तिगत आवश्यकता कहते हैं इनको, या निम्न स्तर की आवश्यकता भी इनको बोल सकते हैं कि ये हर प्राणी को चाहिए ही चाहिए, इतना तो उससे ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आता है जब उसके दोनों आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, उसके आवास बस हथियार भोजन जलवायु सब कुछ आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, तो फिर उसके मन में जाता है संबंधता व स्नेह की आवश्यकता। यानी कि उससे कोई व्यवहार प्यार से बात करे, वो ढंग से लोगों के बीच में उठे बैठे, है ना, सब उससे मेल मिलाप से रहे, एक दूसरे से सहयोग करते हुए रहे। तो फिर संबंधता व स्नेह की आवश्यकता, यानी कि उसको परिवार की आवश्यकता पड़ती है। अच्छे अच्छे संबंध बने उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसकी पत्नी, उसका पति, उसके बच्चे, है ना, इस तरह से उसके संबंध कायम हो। जब दैहिक और सुरक्षा की आवश्यकता पूरी होने के बाद परिवार और स्नेह और संबंधता की आवश्यकता पड़ती है। जब इतना हो जाता है तो व्यक्ति फिर क्या चाहता है? व्यक्ति चाहता है कि उसका सम्मान हो और सब लोगों के बीच में समाज में उठे बैठे, तो सब लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखें। तो संबंधता और स्नेह की आवश्यकता और सम्मान की आवश्यकता कहाँ पे पूरी होती है? समाज में। ठीक है, तो वो होती है सामाजिक आवश्यकता। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं सम्मान की आवश्यकता यदि पूरी हो जाती है, व्यक्ति अच्छा व्यवहार कर रहा है, सबसे मेल मिलाप से प्यार से एक दूसरे के सुख दुख के काम आना सब कुछ हो रहा है, तो उसको सम्मान मिलेगा कि कितना भला व्यक्ति है, कितना सबके साथ रहता है, कितना दयालु है ना, तो उसे सम्मान मिलेगा। अब जब सम्मान मिल गया तो फिर उसको क्या चाहिए आगे? आत्मवास्तवीकरण की आवश्यकता। यानी कि अब उसको चाहिए कि जब उसको सम्मान मिल गया, संबंधता स्नेह मिल गया, है ना, तो आत्मवास्तवीकरण यानी कि बौद्धिक, उसका जो बौद्धिक स्तर है वो उच्च स्तर का होना चाहिए, है ना। उसकी सोच समझ, कार्यशैली, जीवन शैली, उसका काम करने का ढंग, उसका अपनी आत्मा और अपने ईश्वर के साथ तादात्म्य स्थापित करने वाला होना चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद वो चाहता है कि मेरा एक अलग से व्यक्तित्व बने, एक ऐसी पहचान बने, है ना, उसकी आत्मा की आवाज़ सुने वो उसमें कि ये सब कुछ होना चाहिए। तो वो सब कैसे होता है? ये बौद्धिक से होता है ना। तो ये होती है बौद्धिक आवश्यकताएं, यानी कि उसने बहुत कुछ पा लिया, जैसे उसने सम्मान भी मिल गया, समाज में भी अच्छा व्यवहार हो गया, सब कुछ हो गया, तो वो चाहता है कि मुझे इससे भी ऊंचा कुछ मिले, है ना। समाज से बढ़कर देश में नाम हो, विदेश में नाम हो, या मेरा उच्च कोटि का कोई कुछ बहुत अच्छा है इस तरीके से नाम हो, लोग मेरे नाम से जाने, मेरे विचारों को पहचाने, है ना। तो वो होती है आत्मवास्तवीकरण की आवश्यकता, तो उसे बोलते हैं बौद्धिक आवश्यकता। तो कितनी हुई? व्यक्तिगत आवश्यकता, दैहिक और सुरक्षा की आवश्यकता तो कौन सी हुई? व्यक्तिगत। संबद्धता व स्नेह की आवश्यकता और सम्मान की आवश्यकता क्या हुई? सामाजिक। और आत्मवास्तवीकरण की आवश्यकता हुई बौद्धिक। जो 3, 4 और 5 नंबर की आवश्यकता है वो उच्च स्तर की आवश्यकताएं हैं। ठीक है, और शुरू की 1 और 2 है दैहिक और सुरक्षा वाली, तो ये है निम्न स्तर की आवश्यकता। ठीक है, तो ये है मैस्लो का आत्मवास्तवीकरण का सिद्धांत। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं अपन मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत की ओर। इस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रायड, एडलर व युंग ने किया। इस सिद्धांत में व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारक उसके अचेतन मन को बताया गया। फ्रायड ने और युंग ने क्या बताया है कि व्यक्ति के जो व्यवहार होता है ना, उसके अचेतन मन की वजह से होता है। किंतु अचेतन का आधार क्या है? इस पर तीनों मनोवैज्ञानिकों में मतभेद रहा है। ठीक है ना। उन्होंने ये तो कहा कि यदि उसके मन में कोई गहरी बात चल रही है तो वो उसका व्यवहार उस टाइप का हो जाएगा, है ना, उसके व्यवहार का वो निर्धारक हो जाएगा कि उसके अचेतन मन में, यानी कि जब वो निद्रा अवस्था में है और उस समय उसके मन में कोई विचार चल रहे हैं, कोई बातें चल रही है, या ऐसी बात जो किसी से कह नहीं पा रहा, और अंदर मन में सोते हुए उसके मन में विचार चलते हैं, सपनों के रूप में आते हैं या अन्य रूप में आते हैं, तो वो उसका व्यवहार निर्धारित कर रहा है ना। ठीक है, तो फ्रायड ने
थॉमने और एडलर ने आत्मगौरव युग ने जातीय संस्कार को अचेतन का आधार माना है। तो फ्राइड ने और इन्होंने क्या बताया कि क्या बताया, जातीय संस्कार बताया। आत्मगौरव था, फ्राइड ने तो बताया थॉट, है ना, उसकी सोच थॉट। एडलर ने बताया आत्मगौरव और युंग ने बताया जातीय संस्कार। तो जो तीसरे अचेतन मन की बात हुई कि व्यवहार का निर्धारण कैसे किया जाए, तो तीनों साइंटिस्ट ने अलग अलग बात बता दी। ठीक है ना, आई समझ में? ओके, आगे चलते हैं। संतुलन स्थैर्य सिद्धांत। इस सिद्धांत को देने वाले फ्लेयर थे। चैपलिन ने बताया कि प्राणी की पूर्ण रूप से ऐसी स्थिति है कि वह सदैव संतुलन में रहना चाहता है। यदि वह संतुलन किसी प्रकार भंग होता है तो प्राणी वापस संतुलन अवस्था में आने के लिए अभिप्रेरित दिखाई पड़ता है। किसी की लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, परिवार में सब कुछ ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ ठीक है, अर्निंग अच्छी हो रही है ना, शिक्षा अच्छी प्राप्त हो गई, समाज में सम्मान है, तो वो चाहता है कि मेरा ऐसा ही संतुलन बना रहे। यदि किसी प्रकार कोई संतुलन भंग होता है, जैसे उसके बच्चे ने कोई गलत काम कर दिया, समाज में उसका नाम खराब हो गया, तो वो वापस वही चाहेगा कि वापस से मेरा वही जो दबदबा था, जो मेरा सम्मान था, वो मुझे वापस से मिले, है ना। ठीक है ना, तो वापस उस संतुलन की अवस्था में आने के लिए भी प्रेरित दिखाई पड़ता है। तो इसे संतुलन स्थैर्य का सिद्धांत कहते हैं। इसी बताया किसने था? फ्लेयर। ठीक है, इस सिद्धांत को किसने दे दिया था? फ्लेयर ने। और चैपलिन ने क्या बताया कि प्राणी की पूर्ण रूप में ऐसी स्थिति है कि वह सदैव संतुलन में रहना चाहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डेविड सी मैकलिएड ने 1961 में किया। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित दिखाई पड़ते हैं। ये कह रहे हैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डेविड सी मैकलिएड, कहते हैं कि इस प्राणी है ना, हमेशा कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए, उपलब्धि हासिल करने के लिए अभिप्रेरित ही रहता है ना। उसे हमेशा कुछ न कुछ चाहिए ही होता है और अभिप्रेरित रहता है। अभिप्रेरित यानी कि जागरूक रहता है उसके लिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये प्रयास करना चाहिए, मुझे ये भी चाहिए तो मुझे ये प्रयास करना चाहिए। इस तरह से वो हमेशा जागरूक रहता है, अभिप्रेरित रहता है। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने दिया? प्रोफेसर डेविड सी मैकलिएड ने। कब दिया? 1961 में। ठीक है, और क्या दिया कि व्यक्ति जो होता है वो किसी न किसी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए हमेशा भी प्रेरित दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसके बाद एक सिद्धांत लेते हैं अपन अभिप्रेरणा का, वो है अभिप्रेरणा का ज्ञानात्मक सिद्धांत, है ना। अभिप्रेरणा का ज्ञानात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा का कारण भविष्य के प्रति प्रत्याशाएं पूर्वाभ्यास है ना। क्या है इस सिद्धांत के अनुसार? अभिप्रेरणा का कारण भविष्य के प्रति प्रत्याशाएं पूर्वाभास है, अर्थात प्राणी अपने भविष्य को अच्छा आनंदप्रद बनाने के लिए वर्तमान में कार्य करते दिखलाई पड़ते हैं। व्यक्ति चाहता है तो कम पैसे में भी ठीक से घर चला सकता है, कम पैसे में भी ठीक से घर चला सकता है, लेकिन क्या होता है कि उसे ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। उसकी भौतिक संसाधन जुटाने के लिए, कार बंगला ये सब जुटाने के लिए वो और प्रयास करता है और प्रयास ही करता नज़र आता है और सबको दिखाता है कि देखो मेरे पास इतनी क्षमताएं हैं, इतना मैं संपन्न हूँ, है ना। या किसी में पढ़ाई की ललक होती है, तो यदि किसी टीचर के पद पे पहुँच जाता है, वो चाहता है मैं फर्स्ट ग्रेड का लेक्चरर बनूँ। फर्स्ट ग्रेड का बन जाता है तो वो क्या चाहता है कि मैं कॉलेज लेक्चरर बनूँ। कॉलेज लेक्चरर बन जाता है तो वो चाहता है मैं IAS ऑफिसर बनूँ। तो कहीं ना कहीं अपने भविष्य को और अच्छा आनंदप्रद बनाने के लिए कि मुझे सब लोग अच्छे से रहे मेरे साथ, मैं और अच्छा प्राप्ति, और उसे अंदर से एक खुशी मिलती है ये सब करने में कि देखो मैंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया था कि मैं भविष्य में ये बनूंगा, तो आज मैं बन गया, है ना। तो अंदर से जो उसको खुशी प्राप्त होती है, तो भविष्य में अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं, वर्तमान में वो प्रयास करता रहता है ना।
स्टेट्स एम पोर्टर ने इसे भविष्य का आनंदवाद कहा है। चालक सिद्धांत। सर्वप्रथम चालक की संकल्पना वुडवर्थ ने 1929 में प्रस्तुत की और बताया कि चालक तनाव व क्रियाशीलता की वह अवस्था है जो प्राणी को कार्य करने के लिए उकसाती है अथवा धक्का देती है। चालक यानी कि जैसे ड्राइवर क्या करता है, बस को चलाता है, धक्का देता है, उकसाता है, तनाव पैदा करता है, उसके स्टीयरिंग हाथ में लेता है, गियर डालता है, ब्रेक लगाता है ना। तो सर्वप्रथम चालक की संकल्पना वुडवर्थ ने 1929। जिस तरह अपन चालक शब्द का अनुमान एक ड्राइवर से लगा सकते हैं कि वो एक गाड़ी को चलाता है, ठीक है, उसी प्रकार अपने जीवन को चलाने के लिए, है ना, अपनी अवस्थाओं से उठने के लिए हम जो क्रियाशीलता और तनाव लेते हैं कि हम आज इस पोजीशन में हैं तो कल इससे भी अच्छी पोजीशन में हो, उसके लिए तो जो व्यक्ति तनाव लेता है, कोशिश करता है को, तो प्राणी को कार्य करने के लिए उकसाती है वो सब चीज़ें, है ना, प्राणी को कार्य करने के लिए उकसाती है अथवा धक्का देती है। तो इसे कहते हैं चालक का सिद्धांत। ये वुडवर्थ ने 1929 में दिया था। इस सिद्धांत को पुश थ्योरी भी कहते हैं। उसके बाद आता है सक्रियता का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक थे सेल्सबरी, मेल्मो, लिंडस्ले। फिर आता है अंतर्नोद सिद्धांत, इसके प्रतिपादक थे CL हल। फिर आता है प्रोत्साहन सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक थे बॉल्स एवं कॉफमैन। फिर आता है शारीरिक क्रिया सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक थे मॉर्गन। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको इनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपके सामने फिर आएंगे अन्य बातें लेकर। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।